नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में आज हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार एक आधे क्वेश्चन उससे देखने को मिलते हैं, तो हम उनको आज देखने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक तो प्रतीकवाद, दूसरा नावी कला। तो इन दो टॉपिक को हम बहुत ही साधारण भाषा में सिर्फ इनके हम महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो इनसे पूछी जा सकती हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम भाववाद को यानी जंगलवाद को पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसे हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आर्ट से तैयारी करते हैं, क्योंकि इससे आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको निःशुल्क इससे आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, आज देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रतीकवाद। प्रतीकवाद प्रतीक से आप लोग तुरंत अनुमान लगा लें कि जिन कलाओं में हम प्रतीक के माध्यम से किसी चीज को दर्शाएं, यानी उसे हम पूर्ण रूप से ना बताकर उसे कोई एक प्रतीक दे दें, तो वहां पर प्रतीकवाद आपको नजर आएगा। तो इसी को हम प्रतीकवाद के नाम से जानते हैं, या नाम है किसी का रख सकते हो रहस्यवाद। रहस्यवाद यानी कोई रहस्य छुपा हो, उसे किसी प्रतीक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जाए, तो ऐसी कला को रहस्यवाद भी कला कहा सकते हैं। तो एक नाम ये भी लिख सकते हो। और इंग्लिश में अगर आएगा तो सिंबोलिज्म, ये इंग्लिश में कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो इंग्लिश में आएगा तो सिंबोलिज्म, और हिंदी में प्रतीकवाद या रहस्यवाद, ये नामों से आपको देखने को मिल सकता है। तो हम प्रतीकवाद के बारे में आपको बता दिया है। कहीं ऐसी कलाएं जो किसी रहस्य नुमा हो, यानी कोई चीज दर्शाने के लिए किसी प्रतीक या माध्यम की आवश्यकता हो, तो वहां पर प्रतीकवाद होता है। तो प्रतीकवाद कला कहां पनपी थी? तो सबसे पहले तो हम देश की बात कर लें तो फ्रांस में। कहां? देश लिख सकते हो, देश कौन सा था जहां पर यह कला पनपी थी? तो फ्रांस। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगली चीज अगर हम बात करें तो समय जरूर ध्यान रखना है कि समय क्या था। तो मेन रूप से 1885 ईस्वी याद रखेंगे। कहीं कहीं किताबों में ये 1885 19वीं शताब्दी में आता है के उत्तरार्ध में यही ये चीज भी दिखी होती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। 19वीं शताब्दी देखिए, एक शताब्दी पूरी 100 वर्ष की होती है। 100 तो जो पहले 50 वर्ष होते हैं उसे पूर्वार्ध बोलते हैं, पूर्वार्ध। और जो अगले अंतिम 50 वर्ष होते हैं उन्हें उत्तरार्ध बोलते हैं, उत्तरार्ध। तो देखिए इसमें 1801 से 1850 भी आएगा, और इसमें 1851 से 1900 तक आएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये उत्तरार्ध के बीच में आएगा, इसीलिए इसे
उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि आखिर उत्तरार्ध इसे क्यों कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी में ये उत्तरार्ध में इसलिए होता है क्योंकि ये 1885 उत्तरार्ध में समय आता है। तो यहां से उत्तरार्ध और पूर्वार्ध भी चीजें जान गए होंगे जो बच्चे नहीं जानते होंगे। अब बात कर लें इसके संस्थापक की। संस्थापक कौन थे, तो ये सब महत्वपूर्ण ही चीजें इससे बताई जाएंगी, बाकी इससे बहुत अधिक आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेनी है, क्योंकि कभी कभार इससे एक आधे क्वेश्चन देखने को कई परीक्षाओं में मिले हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना है महत्वपूर्ण चीजों को। तो संस्थापक कौन है, तो संस्थापक में आपको हमने बताया था प्रतीकवाद किसकी कला से प्रेरणा पाकर ये जन्म लेता है, तो आपको नाम दिया था पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन या इसी को गोंगवा बोलते हैं कहीं कहीं, तो ये नाम ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनको इस वाद का संस्थापक माना जाता है। पॉल गॉगिन की कला से प्रतीकवाद, नावी कला, ये दोनों कलाएं पनपी थी, और भाववाद भी इन्हीं की कला से पनपा था। तो ध्यान देंगे, हम आज सिर्फ प्रतीकवाद और नावी कला के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्थापक में नाम याद रखना है किसका, पॉल गॉगिन या गोंगवा को। तो इसका प्रणेता चित्र कौन सा है, प्रणेता चित्र अगर प्रणेता चित्र ना हो तो यहां पर इस वाद का प्रमुख चित्र भी कहा जाता है। प्रमुख चित्र या प्रणेता चित्र एक ही चीज है। तो प्रणेता चित्र या प्रमुख चित्र कौन सा है, तो आप लोगों को इनका पॉल गॉगिन का एक चित्र बताया था, पीला ईसा। पीला ईसा। अब यहां पर पीला ईसा जो है वो इसका जो है प्रतीकवाद का प्रणेता चित्र माना जाता है। अब यहां पर देखिए ईसा मसीह तो सब है, लेकिन पीला ईसा यानी पीले रंग से किसी अन्य चीज को दर्शाने का प्रयास किया गया है, यही तो रहस्य है। और इसी के लिए प्रतीक एक मान लिया, पीला रंग प्रतीक का माध्यम है। तो ध्यान रखेंगे पीला ईसा, इसीलिए पीला रंग प्रतीक को दर्शाता है। कोई प्रतीक होगा उनका तो यहां पर लिख सकते हो, पीला रंग प्रतीक को दर्शाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, लिख सकते हो पीला ईसा। और ये चित्र किसका है, तो ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है, किसका, पॉल गॉगिन का ये चित्र है पीला ईसा, यही इसका प्रणेता चित्र है। अन्य कलाकार इनके जो हैं उनके बारे में सिर्फ जानना है, कौन कौन कलाकार प्रतीकवाद से जुड़े थे। तो अन्य कलाकार में देख लेते हैं। अन्य कलाकार, एक प्रमुख रूप से तो पॉल गॉगिन हो गए जो संस्थापक हैं। अन्य कलाकार में देखना है तो ओडिलिन रेडान एक नाम याद रखना है, ओडिलिन रेडान ये नाम है। और एक नाम याद रखना है पियर बोन्नार, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। और मोरो एक नाम याद रखना है। और गुस्ताव क्लिम्ट, यहां पर लिख देते हैं गुस्ताव क्लिम्ट, ये नाम। और एक नाम हेनरी रूसो,
ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें संडे पेंटर कहा जाता है, संडे पेंटर हेनरी रूसो को कहा जाता है। तो ये प्रतीकवाद से इंपॉर्टेंट जो चीज थी, देश है फ्रांस, समय 1885 या 19वीं शताब्दी आ जाए तो वो भी हो सकता है। संस्थापक पॉल गॉगिन को या गोंगवा, प्रणेता चित्र पॉल गॉगिन का पीला ईसा जो है, ये है पीला रंग प्रतीक को दर्शाता है। तो अन्य कलाकार में ऑडलिन रेडान, पियर बोन्नार, मोरो, हेनरी रूसो, गुस्ताव क्लिंट, ये महत्वपूर्ण चीजें जो थी आपके सामने बता दी गई। अब कुछ चीजें हैं अन्य जो इस कला से संबंधित हैं, उनको भी देख लेते हैं। मेन एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट में रह गया, सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या था? तो यहां पर चित्रकार की कल्पना को साकार करना, ये इसका प्रमुख सिद्धांत था। क्या था? चित्रकार की कल्पना को साकार करना, ये यहां का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है प्रतीकवाद को। और प्रतीकवाद से क्या संबंधित है? तो एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रतीकवाद क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, प्रतीकवाद को किसकी कला से प्रेरणा मिली? तो एक नाम ही बता दिया है, कौन? पॉल गॉगिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको लिखना पड़ा। हालांकि हमने समझा दिया है पहले से, लेकिन आपको हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में भी लिखवा दिया कि प्रतीकवाद को किसकी कला से प्रेरणा मिली थी। तो पॉल गॉगिन से या गोंगवा से याद रखना है आप लोगों को। अगली चीज, एक एक चीज ध्यान रखना है, प्रतीकवाद और प्रभाववाद की संयुक्त प्रदर्शनी कब हुई थी? संयुक्त प्रदर्शनी कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। प्रतीकवाद और प्रभाववाद की संयुक्त प्रदर्शनी कब हुई? तो ये पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, 1889 ईस्वी में इसकी संयुक्त प्रदर्शनी हुई थी, जिसका नाम क्या था? प्रतीकवाद या प्रभाववाद के नाम से नहीं, समन्वयवाद के नाम से ये प्रदर्शनी हुई थी, प्रतीकवाद और प्रभाववाद की संयुक्त प्रदर्शनी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट रखना है आप लोगों को। और एक जो कलाकार हैं ओडेलिन रेडान, इनसे संबंधित एक चीज है कि इन्हें प्रेत और आतंक करने वाली, प्रेत और आतंक उत्पन्न करने वाली आकृतियां किसने बनाई हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो
ओडिलिन रेडॉन नाम याद रखना है। ओडिलिन रेडॉन, ये नाम याद रखेंगे जो प्रतीकवाद के कलाकारों में आते हैं। तो इन्होंने प्रेत और आतंकवाद उत्पन्न करने वाली कुछ आकृतियां बनाई हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो प्रतीकवाद से बस इतना ही। अब हम थोड़ा संक्षेप में प्रतीकवाद की जगह पर नावी कलाकार समूह देख लेते हैं। तो सभी बच्चे यहां पर लिख लेंगे नावी कला समूह, लिख के आता है, या नावी कलाकार समूह आता है। और नावी में भी कहीं कहीं आपको ये नावी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको नाव देखने को मिलेगा। ये नाव, नावी, 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 ये सब एक ही नाम है, बस अलग अलग थोड़ा किताब अंग्रेजी से कन्वर्ट करने में इन नामों में अंतर आपको दिखाई देगा, बाकी वही चीज है, नावी कलाकार समूह। तो ये नावी कला समूह या नावी कलाकार समूह ये एक ही चीज है, अगर आ जाए तो इसको आप वही चीज मानेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो समय की बात कर लेते हैं। समय, समय क्या है इस नावी कला समूह का, तो ध्यान रखेंगे 1891 ईस्वी, 1891, या इसको भी आप लिख सकते हो कौन चीज वही 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध, इसको भी आप लोग लिख सकते हो 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में, 1891 में। देश कौन सा था, देश में तो ध्यान रखेंगे फ्रांस। कौन सा, फ्रांस, क्योंकि हम भी फ्रांस की ही कलाओं को पढ़ रहे हैं, तो ये फ्रांस में पनपा था नावी कला समूह। और बात कर लें तो इसके संस्थापक तो संस्थापक में पहले से बता दिया है पॉल गॉगिन, पॉल गॉगिन या गोंगवा, कुछ भी आ सकता है, पॉल गॉगिन या गोंगवा कुछ भी आए, एक ही नाम है। लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान रखेंगे, अगर संस्थापक पूछेगा तो पॉल गॉगिन को लगा देंगे, अगर इस वाद का या इस कला समूह का प्रमुख कलाकार पूछेगा, प्रमुख कलाकार, तो पॉल गॉगिन नहीं आएगा, क्योंकि पॉल गॉगिन की प्रेरणा से इस कला का जन्म होता है, लेकिन इसका प्रमुख कलाकार जो है वो ये पॉल गॉगिन नहीं है, ये पियर बुन्नार है, पियर बुन्नार। ये नाम ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अगर प्रमुख कलाकार पूछेगा तो पियर बुन्नार, अगर संस्थापक पूछेगा तो पॉल गॉगिन, क्योंकि इन्हीं की प्रेरणा से, कला की प्रेरणा से, पॉल गॉगिन की प्रेरणा से ही नावी कलाकार समूह बनवा था, तो इसलिए इनका नाम संस्थापक में है, लेकिन प्रमुख कलाकार पियर बुन्नार को माना जाता है। अब बात करें पियर बुन्नार का, एक चित्र ध्यान रखना है, फ्रांस शैंपेन चित्र। ये चित्र किसका है, तो पियर बुन्नार का। फ्रांस शैंपेन चित्र किसका है, तो पियर बुन्नार का है, ध्यान रखेंगे।
आगे बात कर लें, इस वाद का प्रणेता चित्र कौन था, या प्रमुख चित्र लिख सकते हो, प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र इसका कौन सा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका प्रमुख चित्र है चिल्ड्रन प्लेइंग हूप्स। प्लेइंग हूप्स, ये इसका प्रमुख चित्र है, ये ध्यान रखेंगे। अब नावी कलाकार समूह के कलाकार, ये देख लेते हैं कौन महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो इसमें 2-3 नाम हैं, याद रखेंगे। एक नाम है एडवर्ड बेलार्ड नाम है। दूसरा नाम इसमें एक मॉरिस का आता है, मॉरिस देनी। और इनके चित्रों में ध्यान रखेंगे कला का देवता और अप्रैल, ये इनके 2 महत्वपूर्ण चित्र हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, कला का देवता और अप्रैल। और एक चीज और इनसे ध्यान रखना है, यहां पर लिख देते हैं, पवित्र कला कक्ष की स्थापना की थी। तो मॉरिस देनी ने, पवित्र कला कक्ष की स्थापना किसने की थी, तो मॉरिस देनी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तीसरा एक नाम याद रखना है, पॉल सेरुसियर। तो ये 3 नाम नाविक कलाकार समूह के प्रमुख कलाकारों में हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इनसे महत्वपूर्ण चीजें में सिर्फ आपको याद रखना है, नावी शब्द हिब्रू भाषा का है, नावी जो शब्द है, इसका अर्थ है भविष्यवेत्ता। ये इसका अर्थ है, नावी का अर्थ है भविष्यवेत्ता। तो ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज, इससे नावी कलाकारों पर प्रभाव किसका था, तो ये चीज ध्यान रखना है, नावी कलाकारों पर प्रभाव किसका था, तो ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इस पर किसका प्रभाव था। तो जापानी छायाचित्र का ध्यान रखना है, जापानी
छाया चित्र का है और मिस्र की कला का है और गोथिक कला का है, गोथिक कला का है, आदिम कला का है, आदिम कला। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। नावी कलाकारों पर प्रभाव किसका था? तो जापानी छाया चित्र का, मिस्र की कला का, गोथिक कला का, आदिम कला का। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो थी नावी कलाकार समूह से भी तो आप सामने प्रस्तुत की गई। तो प्यारे दोस्तों, इनको नोट्स बना के नोट कर लो, अपने पास सुरक्षित करो। एक दो बार देखेंगे चीजें लर्न हो जाएंगी और इससे अधिक चीजों से इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण जो था आपके सामने रखा गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल का टॉपिक पढ़ने के लिए आप इंतजार करें। कल का टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि फाववाद से क्वेश्चन कई बार नहीं बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो हम फाववाद को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके कलाकारों को भी देखेंगे अच्छी तरीके से। फाववाद जिसे जंगलवाद कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।